हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपने बहुत बेहतरीन एकलव्य सीरीज में फिर से स्वागत है। ये वही सीरीज है जो क्लास 12 के बच्चों के लिए बिल्कुल स्पेशल चलाई जा रही है, ताकि वो अपने बोर्ड 2024 में बायोलॉजी में बहुत बेहतरीन नंबर ला सके। अगर आप लोग मान लीजिए नीट के भी स्टूडेंट हैं तो नीट के पर्पस से भी देख सकते हैं। देखिए, जितनी भी बात करनी थी हम लोगों ने हर वीडियो में लगभग इंट्रोडक्शन दे दिया है। आज आपका इस सीरीज का होने वाला है लेक्चर नंबर 18। अब बार बार इंट्रोडक्शन क्या ही दें, लगभग जो हमारे बच्चे हैं वो इस सीरीज में जुड़ चुके हैं। अगर आप लोग हमारे नए बच्चे हमको देख रहे हैं तो आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ज्यादा तो आपका टॉपिक नहीं छूटा है, लेकिन कुछ चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। मतलब आपका 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपके इस सीरीज में। आज आपका इसी सीरीज का 5वां चैप्टर और आपके बायोलॉजी क्लास 12 एनसीईआरटी किताब का 9वां चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी शुरू होने वाला है। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे बायोटेक। जितने भी चैप्टर हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 4 लेक्चर के अंदर उनको हम कंप्लीट कर लें। आज आपका भैया कौन सा चैप्टर होने वाला है? तो आज आपका होने वाला है आपके एनसीईआरटी से बायोटेक्नोलॉजी नामक चैप्टर। पूरा नाम है इसका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इसका पूरा नाम यही है। आप लोग चेक कर लीजिए अपनी एनसीईआरटी की किताब में। अगर आज आप हमसे पहली बार मुलाकात कर रहे हैं तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सिर्फ वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप अगर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने आए हैं तो असल में आपको बायोटेक्नोलॉजी की हर एक बेसिक जानकारी चैनल पे मिल जाएगी, इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। अगर बात करें चैप्टर कौन सा है एनसीईआरटी का, तो चैप्टर नंबर आपका 9 है। अगर बात करें यूनिट कौन सी है, तो हमारे हिसाब से यूनिट नंबर आपकी 3rd है। टोटल 5 यूनिट है आपके एनसीईआरटी में। यूनिट एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिलहाल आप सभी लोग अपनी किताब को अपने पास ही रख के पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि हम जो भी पढ़ाते हैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ाते हैं। कोशिश करते हैं कि आपका कोई भी डाउट आपके अंत में वीडियो देखने के बाद ना बचे, ताकि आपको किसी भी टॉपिक में जो हमारे द्वारा पढ़ाया गया है उस पर कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। अच्छा देखिए भैया, बायोटेक वाला हमारा जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बायोटेक्नोलॉजी हमारी जो पोर्शन है बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है। हमसे कहता है एनसीईआरटी कि बायोटेक्नोलॉजी को हम लोगों ने पहली बात तो बनाया क्यों। तो देखिए, आपका जो बायो और टेक्नोलॉजी नामक चैप्टर है ये 2 भाग में बटा हुआ है। एक तो आपका इसमें जैसे आपको खाना बनाना है तो क्या सामान पड़ेगा। एग्जाम्पल जैसे पनीर की सब्जी, पनीर के सब्जी में क्या क्या पड़ता है वो इस चैप्टर में बताया जाएगा। उसके आप प्रिंसिपल को समझेंगे, उसके प्रोसेस को समझेंगे, उसे अप्लाई कैसे करते हैं उसे हम लोग इसके अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो आपका ये चैप्टर 2 भागों में बटा हुआ है। फिलहाल ये आपका चैप्टर नंबर 9 है और वो आपका चैप्टर नंबर 10 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चल रहा है आप चलाते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा हमारे तरफ से। बाकी आप अपनी मेहनत करते रहिए। तो देखिए बच्चों, इसमें हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी है, एक काम आप लोग ये भी करिएगा कि आप इस पूरे सीरीज का, जो कि सीरीज का नाम है एकलव्य सीरीज, तो इसकी आप पूरी एक कॉपी अलग से बना लीजिए। 60 लेक्चर में आपके 13 चैप्टर कंप्लीट होंगे। एक चैप्टर 4 लेक्चर में, मतलब 52 लेक्चर में आपका लगभग आपका क्लास 12 खत्म हो जाएगा। हमने एक्स्ट्रा 8 लेक्चर इसलिए रखे हैं ताकि अगर कोई दिक्कत हो जाए या आपका पीवाईक्यू सॉल्व कराना हो, मॉडल पेपर सॉल्व कराना हो, या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देनी हो या और कुछ चीज बतानी हो, तो उन 8 लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करवाएंगे अपने हिसाब से। ठीक, तो आप इसकी कॉपी बनाइए। 5 जनवरी को जैसे ही आपका ये खत्म हो जाएगा आपका ये वाला सीरीज, वैसे आपके पास मात्र 1 महीने बचेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। वही कॉपी का पन्ना पलट पलट के पढ़ लीजिए। जिस पन्ने में दिक्कत आए वही वीडियो लगा के आप इस सीरीज को देख लीजिए। यकीनन 100% डाउट सॉल्व हो जाएगा और नंबर आपका जबरदस्त आ जाएगा। तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, बल्कि यहां तक कि अगर अभी तक आपने इंटर में अपनी किताब उठाई नहीं है, एक भी दिन नहीं किताब उठाए, कुछ नहीं पढ़ा,
तब पर भी अगर आप मन लगा के पढ़ते हैं तो अच्छा नंबर सिक्योर कर सकते हैं। लगभग हम ऐसा ही पढ़ाना चाहते हैं। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है, बायो मतलब होता है नेचर, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है किसी चीज को आर्टिफिशियली, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है किसी चीज को आर्टिफिशियली डेवलप करना। अब देखिए भैया, हम नेचर को आर्टिफिशियली डेवलप नहीं कर सकते, ये तो 100% ट्रू है। मतलब हम ये नहीं जानते हैं कि अगर नीम के पेड़ में नीम का बीज ना लगे तो अगला नीम का बिया सीड हम अपने हाथ से नहीं बना सकते, ये तो गारंटेड है, प्रूफ है। क्यों? क्योंकि अगर खत्म हो गया तो खत्म हो गया। लेकिन जो नीम का पौधा है उसमें अलग अलग प्रकार के उसके जीन को हम वैरायटी दे सकते हैं। कोई नीम हो जाएगी आपकी हरी नीम, अगर हम चाहें तो उसी हरी नीम में हम लोग एक नीम में आम का पौधा भी लगा सकते हैं, तो उसके जीन के साथ हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब हेरा फेरी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम नेचर में काम करते हैं। अच्छा, हमको जरूरत क्यों है किसी के जीन के साथ हेरा फेरी अदला बदली करने की? क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो एनसीईआरटी कह रही है कि आप लोग एक ही काम करिए कि कम से कम ग्रोथ में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट ले आइए। क्यों? क्योंकि अगर आदमी खाने वाले 100 हैं और हमारे पास बोने के लिए ज्यादा से ज्यादा एक बिस्सा खेत है, तो 100 लोगों के लिए ही एक बिस्सा आप पर्याप्त करिए। इस हिसाब से आप खेती करिए, इस हिसाब से आप बायोटेक को यूज करिए कि आपका उत्पादन ज्यादा हो, जो आपका प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो, एरिया कम लगे, लैंड कम लगे, प्लांट कम लगे, और सीड जो हो वो नंबर 1 का हो, जिससे हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, आर्टिफिशियली डेवलप किया अपने एक नेचर को, अपने डेवलपमेंट हमने करना शुरू कर दिया कि जिससे हमारा कम खर्चा हो, कम पैसा लगे और हमारा उत्पादन ज्यादा हो जाए। यही पूरा हमें दोनों चैप्टर में पढ़ना है। अच्छा सर, इसके बाद क्या है? इसके बाद एनसीईआरटी कहती है 2 भाग में बटी है। पहले कहती है कि पहले के जमाने में हमारे ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग बायोटेक भी कहते हैं, तो कहीं अगर हम बायोटेक लिख दें तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। तो ओल्ड बायोटेक में क्या चलता था? ओल्ड बायोटेक में या तो हम लोग डायरेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही यूज कर लेते थे अपने यूज में लेने के लिए, या दूसरा चीज एनसीईआरटी कहती है उनके बॉडी में बने उनके एंजाइम को हम लोग यूज करते थे। जैसे अगर आपको एग्जांपल दें तो जैसे आपका आंख में डालने वाला पेंसिलिन, और सर और दूसरा ये हो गया आपका एंजाइम का एग्जाम्पल, ये हो गया आपके एंजाइम का एग्जाम्पल। दूसरा हम सभी लोगों ने बचपन में पिया है पोलियो, ठीक, ये आपका हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल। इसको थोड़ा सा अगर हम जस्टिफाई करें, समझाने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से होगा कि जो आप लोग पोलियो पीते हैं वो असल में कोई दवा नहीं है, बल्कि जिंदा वायरस को कमजोर करके उसी में डाल दिया गया है। हम लोग डायरेक्ट अपने बॉडी में पोलियो के वायरस को पी लेते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे लिए वो यूजफुल वायरस है, हमारे बॉडी में जाएगा तो हमें फायदा पहुंचाएगा, जिंदगी में कभी भी पोलियो हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये सब काम वो कर देगा। तो पहले या तो हम डायरेक्ट जिंदा जानवर को ही अपने बॉडी में डाल देते थे, थोड़ा सा उसको कमजोर करके, ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि हमने जिसके लिए डाला है वो उसके अंदर काम करे। या दूसरा, अगर ये एंजाइम बनाता क्या था असल में हमारे बॉडी में जाके करेगा क्या? कोई ना कोई हमारे बॉडी में ऑर्गेनिज्म जाके एंजाइम बनाएगा। भाई हमें जानवर की क्या काम है? मान लीजिए कि आपको कोई काम करवाना है तो आदमी से करवाएंगे ना, तो आदमी का थोड़ी कोई काम है, हमारा काम हो जाए इसलिए आदमी का काम है। तो वही चीज ऑर्गेनिज्म का हमें कोई काम नहीं। अगर मान लीजिए हम इसको जिंदा निगल ले रहे हैं, थोड़ा दिक्कत है, मान लीजिए अंदर जाके हमारे ही प्रति कोई दुर्घटना कर दे, लेकिन अगर उससे मिलने वाला वही सेफ एंजाइम मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वैज्ञानिकों ने कहा एक चीज ये बताइए कि अगर हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज ना करना पड़े तो कैसा होगा? तो सब ने कहा सर कोई बात नहीं है, आपने एंजाइम तो उसका निकाल ही लिया, आपने एंजाइम निकाल लिया, अब आपको इस जानवर का कोई काम नहीं, आप एंजाइम का यूज करिए। तो वैज्ञानिक ने कहा वो एंजाइम कौन बनाता है उसके बॉडी में? तो पता लगा कोई ना कोई जीन है जो उस एंजाइम को सिंथेसिस करती है। तो वैज्ञानिकों ने कहा, साइंटिस्टों ने कहा भैया यही जीनिए ना निकाल लिया जाए,
सीधे जीन निकाल के हम अपने जीन के साथ जोड़ दें। बहुत अच्छा कंडीशन, ध्यान से समझिएगा। हमारे बॉडी में जो जीन कमजोर पड़ रही है उसी में हमें जो फायदा जीव पहुंचा सकते हैं उन्हीं की जीन निकाल के हम लगा दें, हमारी जीन रेजिस्टेंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, हमेशा फायदे में रहेंगे। तो आज के समय में एक्चुअली आपका बायोटेक में हम लोग जीन पे काम कर रहे हैं, बल्कि कई हद तक हम लोग सफल भी हो गए हैं। और इस जीन के काम करने के कारण हमने बहुतों पे अपना कमांड कर लिया है। जैसे अभी हम आपको आगे एग्जांपल बताते हुए चलेंगे। तो फिलहाल आपसे कोई पूछे ओल्ड बायोटेक क्या था तो बता देना, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करें या उनसे बनने वाले एंजाइम का यूज करें। एंजाइम का यूज कैसे करेंगे? जो ये बनाएंगे, इसे कौन बनाता है? कोई जीन बनाती है। जीन का हम आज करंट में यूज कर रहे हैं, बहुत सही काम है। अब देखिए उसके बाद क्या है, अब फिर हमारा कंडीशन शुरू हुआ भैया न्यू बायोटेक का। नई हमारी बायोटेक्नोलॉजी हमसे क्या कहती है? हमारी जो नई वाली बायोटेक्नोलॉजी है वो हमसे ये कहती है कि अगर हम लोग मान लीजिए कि इसका काम कर रहे हैं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम इसे न्यू बायोटेक या इसे टूडेज बायोटेक भी कहते हैं, आज के करंट बायोटेक के समय में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने बहुत काम कर लिया। जैसे सबसे पहली अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा भैया? पहला एग्जाम्पल होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। भाई जो माता पिता बच्चे को जन्म नॉर्मली नहीं दे पा रहे थे, कैपेबल नहीं थे, हमने उनके लिए इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ला दिया, जिससे बच्चे को वो भी पैदा कर सकते हैं। जिस मेल में स्पर्म की कमी थी वो डायरेक्टली कॉपुलेशन करके अपने बच्चे को नहीं जन्म दे पा रहा था, एग को फर्टाइल नहीं कर पा रहा था, हमने उसके लिए ICS, आई इंट्रा सेमिनेशन वाला ला दिया जुगाड़। हमने उसके लिए क्या किया? हमने उसके लिए इन विवो फर्टिलाइजेशन ला दिया, हमने टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बना लिया, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को हमने कर लिया। अच्छा, दूसरा इसका आपका एग्जांपल क्या हो सकता है? पहला तो हो गया, इसका दूसरा आपका एग्जांपल भैया हो सकता है जैसे हमने मार्केट में DNA वैक्सीन ला दी है। ये क्या काम करती है? बहुत तगड़ा इसका आपका एग्जांपल आज के समय में प्लांट्स पर यूज हो रहा है। तीसरा इसका क्या कंडीशन है? तीसरा अगर हम लोग बात करें भैया तो इसमें एक हम लोग और यूज करते हैं जिसे हम लोग कह सकते हैं जीन को सिंथेसिस करना। मतलब किसी भी जीन को हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में डाल सकते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं सिंथेसिस ऑफ जीन। तो करंट टाइम पे हम कुछ हाईलाइटेड हाईटेक पॉइंट पे काम कर रहे हैं जिससे हमें फ्यूचर में आने वाले और जनरेशन में तगड़ा फायदा हो सके। अच्छा, अगर इसकी हम बात करें एग्जाम्पल की, जो हमारा करंट बायोटेक है, अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें, तगड़े एग्जाम्पल की जो आपको जिंदगी भर याद रही है, तो काम है, किसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखिए, तो जैसे आपका भैया आप लोगों ने नाम सुना होगा जोंक का। जोंक क्या काम करती है हमारे बॉडी में? ध्यान से सुनिएगा। जोंक का काम ज्यादा कुछ नहीं है। जब वो हमारे बॉडी से चिपकती है तो हमारे बॉडी में अपने माउथ के पास, उसके माउथ के पास एक ग्लैंड रहता है, जिस ग्लैंड से वो ह्यूरिडिन नामक केमिकल हमारे बॉडी में रिलीज करती है। अच्छा, जैसे ही वो केमिकल हमारी स्किन पे लगेगा तुरंत हमारी स्किन गल जाएगी, उतनी दूर की चमड़ा हमारा हट के फट जाएगा, या फट जाएगा या हट जाएगा, आप चाहे जो कहिए। चमड़ा अगर कट गया, हट गया या फट गया तब क्या होगा? खून बहने लगेगा। खून बहने लगा, वही जोंक चाहता है अपना पीने लगा। अच्छा, साइंटिस्टों ने कहा कि मान लीजिए हमें किसी को खून चढ़ाना है तो हम लोग ब्लड बैंक में जो खून रखते हैं वो अगर तुरंत निकाल के उसको स्टोर ना करें तगड़े जगह पे, वो जम जाता है। उससे बचाने के लिए साइंटिस्ट ने इसी ह्यूरिडिन का, मतलब इसी लीच का जो जोंक है उसका जो जीन वो वाला केमिकल बनाता था जो खून को जमने नहीं देता था निरंतर, जिससे लीच पीता रहता था, वही केमिकल ह्यूरिडिन जो है उसको बनाने वाला जीन जो था उसी को हम लोगों ने निकाला और ले जाके सरसों के जड़ में लगा दिया। मतलब सरसों के जड़ में हमने लीच का लगा दिया। क्या होगा? अब उस सरसों वाले पेड़ में जितने सरसों होंगे सबको हम लोग क्या करेंगे, जब उसकी पेराई करेंगे तो उससे तेल अलग हो जाएगा, बैल कोलू वाला जो आप लोग घर में यूज करते हैं। और दूसरा, फिर उस तेल को हम लोग क्या करेंगे, ले जाएंगे बड़े बड़े जीन के कहां, फर्मेंटर में, जहां जीन को हम अलग कर सकते हैं। उस सरसों से उस जीन को, ह्यूरिडिन को हम अलग करके हॉस्पिटल में यूज कर लेंगे। तो गजब का कॉम्बिनेशन हमारा
एनिमल के जीन को हमने प्लांट में इंसर्ट कर दिया, यही असल में हमारा बायोटेक्नोलॉजी है, में यूज कर सकते हैं। हमारा बहुत छोटा सा आपका एग्जांपल हो गया। अच्छा, दूसरा चीज क्या है, अगर हम और एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमें पता है कि हमारे बॉडी में किसी को अगर मान लीजिए डेंगू हो गया या कोई बीमार है तो उसे एंटीबायोटिक्स दवा की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया, ये एंटीबायोटिक असल में हमारे बॉडी के जितने भी प्लेटलेट्स होते हैं उनको बढ़ा देती है। लगातार प्लेटलेट्स को इंक्रीज करेगी, हमारे बॉडी में एनर्जी आ जाएगा। हमने देखा कि धीरे काम कर रही है, एग्जांपल 02 है, हमने देखा ये धीरे काम कर रहा है। हमने कहा अच्छा एक काम करो भैया, कुछ ना करो, परेशान ना हो। आप लोग कैंसर का नाम सुने हैं बीमारी का, कैंसर का जो सेल होता है जिसे हम लोग कहते हैं कैंसरस सेल, उस कैंसरस सेल की यही खूबी है कि नॉर्मल सेल तो हमारे एपोप्टोसिस प्रोसेस के द्वारा मर जाते हैं, मतलब सेल के मरने को हम लोग एपोप्टोसिस कहते हैं। तो सेल मर जाता है जो नॉर्मल हमारे बॉडी में है। अगर किसी को कैंसर हुआ वो सेल कभी मरेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि इस प्लेटलेट्स में क्या करो, आप लोग इस प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए बहुत तेजी से बढ़े, आप लोग इस एंटीबायोटिक में कैंसरस सेल वाली प्रॉपर्टी डाल दो, कैंसरस सेल वाली प्रॉपर्टी डाल दो। अब उससे क्या होगा, अब उससे हमने जो कैंसर जो फैलाता था कार्सिनोजेनिक जो उसमें प्रोडक्ट होता है उसको हमने अलग कर लिया और हमने बाकी जो सेफ जीन था उसकी प्रॉपर्टी थी उसको डाल दिया एंटीबायोटिक में। अब जैसे हम दवा खाएंगे, जैसे हमें सुई लगेगी, वैसे इतना तेज हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स को इंक्रीज करेगा, इतना ज्यादा तेज ग्रोथ करेगा, हम ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत हमें रहेगा नहीं। तो ये सब हमारी जिंदगी को बचाने के लिए यूज किया जा रहा है आज के जमाने में न्यू बायोटेक्नोलॉजी में। आप लोग इसको नोट कर लिए, हम इसको मिटाते हैं, ठीक। फिर देखिए भैया, कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि कोई इसका अगर गलत यूज करने लगा तो भाई आप लोग बायोटेक को जानते हैं, आप लोग समझदार हैं, आप लोग किसी अच्छे काम के लिए ही जीन को निकालेंगे। कोई अगर मान लीजिए गलती से किसी आदमी का जीन निकाल के किसी औरत में डाल दिया, किसी औरत का जीन निकाल के किसी आदमी में डाल दिया, या कोई जीन के ऊपर गड़बड़ी करने लगा, जो हमारे खतरनाक जानवर हैं उनको जीन को ह्यूमन से मिक्स कर दिया, तो इसके लिए हम लोग बहुत परेशान हुए। हम लोगों ने कहा हाँ ये भी हो सकता है, भाई जीन से खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। इसलिए हमने बनाया भैया EFB। EFB का पूरा नाम होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सर ये होता क्या है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक होता क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का मतलब कहता है कि अगर कोई भी आदमी जीन में, इसका मतलब सिर्फ दो ही चीज ये कहता है, ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ, अगर इसका आप मतलब समझना चाहें तो इतना, ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ, क्या चीज भैया, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म। मतलब हम नेचुरल साइंस को, मतलब अपने हम साइंस विज्ञान को कैसे ऑर्गेनिज्म के साथ जोड़ करके उसके जीन से हम फायदा उठा सकते हैं, या ये आप समझ सकते हैं कि कैसे हम इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ना, हम कैसे इनको नेचुरल साइंस को और ऑर्गेनिज्म को आपस में जोड़ दें। अगर इनको आपस में जोड़ देंगे तो इससे फायदा किसका होगा, दोनों का होगा। साइंस और डेवलप करेगी, ऑर्गेनिज्म के पास अच्छा खासा हो जाएगा प्रॉपर्टी, जिससे वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बचा पाएगा, कहीं ना कहीं और ज्यादा एडवांस हो जाएगा, कहीं ना कहीं अपने काम को तेज कर पाएगा। यही सब सारी छोटी मोटी प्रॉपर्टी उसके सामने होंगी। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने इसके तहत एक चीज ये भी कहा कि जितने भी लोग हैं भैया वो मिस यूज ना कर पाए, मिस यूज ऑफ जीन। इसलिए हम लोगों ने लगातार काम किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारा एक तो जीन को बचाता है किसी भी गड़बड़ी को होने से, कि आप लोग इसका मिसयूज ना करें, और उसमें इसका भरपूर कौन साथ देता है, EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो मॉलिक्यूलर बेसिस पे इसका काम करता है, और साथ साथ ये भी कहता है कि कोई भी जीन का मिसयूज ना कर पाए। अच्छा ठीक, उसके बाद क्या कंडीशन है, उसके बाद में इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसपे काम करता है। कह रहा है भैया प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में
कि बायोटेक असल में काम किस पे करता है। तो बायोटेक्नोलॉजी को काम करवाने के लिए किसी भी जीन से अगर हम छेड़छाड़ करेंगे या कोई काम करेंगे, उसको करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की पड़ेगी, एक केमिकल इंजीनियरिंग की। केमिकल इंजीनियरिंग को ही हम लोग बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं, याद रखे रहिएगा। अच्छा सर, कहता क्या है, काम क्या होता है, कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हमें किसी भी जीन से छेड़छाड़ करनी है, मतलब मैनिपुलेटिंग ऑफ जीन, अगर हमें किसी भी जीन से छेड़छाड़ करनी है या उसे निकालना है या किसी जीन से निकाल के दूसरे में डालना है, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक हिसाब से आप कह सकते हैं जितना जीन को निकालने उकालने वाला काम होगा उसे हम लोग कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। अच्छा सर, दूसरा चीज क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग। फिर क्या है, जब हम किसी जीन को निकालेंगे तो हमें सेल तो आंख से दिखता नहीं है, सेल तो हमें ठीक से आंख से दिखता नहीं है, इसके लिए माइक्रोस्कोप लेंगे। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए पे कहीं लगा होगा जीन। तो इतने अंदर अगर हम जाएंगे तो जैसे हमें सेल आंख से नहीं दिखता, वैसे हमें बैक्टीरिया, वायरस भी आंख से नहीं दिखता। मान लीजिए किसी वायरस के लिए हम कोई जीन ला रहे हैं ताकि वो जीन उस वायरस को मारे, वो जीन उस वायरस को मारे। हमारे बॉडी में कोई वायरस है, हम किसी दवाई में कोई जीन डाल रहे हैं ताकि वो दवा खाएं तो हमारे बॉडी का वायरस खत्म हो जाए। अब हम काम कर रहे थे किसी लैब में, और जब जीन उसमें डाल रहे थे हम उस दवाई में, एंटीबायोटिक्स में, तो वही वायरस हुआ भी उस जीन के साथ चला गया। अब तो हमारे बॉडी में जाएगा तो और तेज ग्रोथ करेगा। इसको बचाने के लिए हम लोग जिस इन्वायरमेंट में, मतलब जहां उसका काम करेंगे जीन के ऊपर पूरी तरीके से, उस पूरे इन्वायरमेंट को हम लोग कर देंगे स्टेराइल। क्या कर देंगे भैया, स्टेराइल। तो इसका डिफिनीशन यही होता है कि जीन मैनिपुलेटिंग के लिए वो इन्वायरमेंट जो 100% स्टेराइल है, किससे, बैक्टीरिया और वायरस के इंपैक्ट ना हो पाने के वजह से, उस चीज को हम लोग कहते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। एक लाइन में समझे तो जीन को निकालना और लगाना ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके लिए जिस जगह पे हम इस काम को करेंगे उस जगह का 100% सेफ रहना, स्टेराइल होना, इसे हम लोग कहते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। इतना आप लोग समझ के इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, फिर क्या है भैया, फिर इससे कोई फायदा, इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल, इन दोनों का यूज करके हमने एक चीज बनाया था जिसका नाम था गोल्डन राइस। अच्छा, असल में ये आता तो आपका है अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन अगर इसको हम यही पढ़ा देंगे इसी के साथ तो बड़ा मजा आ जाएगा। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग अगली हेडिंग डालिए गोल्डन राइस। देखिए, गोल्डन राइस होता क्या है, बहुत छोटी सी चीज है। कह रहा है एक बार की बात है, एक ट्रॉपिकल एरिया था, कोई एक जगह था, कोई एक ट्रॉपिकल एरिया था। उस जगह पे जितने भी लोग रह रहे थे, एक आध दो लोग नहीं, पूरी की पूरी उनकी जो कम्युनिटी थी, पूरे लोग थे, उन सब में विटामिन ए की कमी हो गई। लगातार विटामिन ए की कमी होती चली गई। अच्छा, एक भाई कैसे कमी हो गई, क्यों, क्योंकि वहां जो लोग रहते थे वो एक तरह का खाना खाते थे, उनके खाने में विटामिन ए पाया ही नहीं जाता था, इसीलिए सब में विटामिन ए की कमी हो गई। बहुत अच्छा हुआ, कमी हो गई। अब क्या हुआ, अच्छा हुआ ये वहां पे कि एक बार एक साइंटिस्ट गया तो उसने कहा आखिर बात क्या है, क्यों कमी हो जा रही है। तो उसने देखा कि वहां के लोग चावल ज्यादा खाते हैं। अच्छा, चावल ज्यादा खाते हैं तो चावल में विटामिन ए बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता, उसमें स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन ज्यादा नहीं होता। उसने कहा ये लोग मानेंगे तो ही नहीं, खाएंगे चावल ही, क्योंकि वहां का मुख्य खाना चावल ही था। तो उसने क्या किया, उसने एक प्लांट को लिया जिसका नाम होता है भैया डैफोडिल प्लांट। ये किस चीज का प्लांट है, इसमें होता है भैया फूल, मतलब एक फूल का पेड़ है। अच्छा, इसे क्यों लिया, क्योंकि इस प्लांट में एक प्रकार की जीन पाई जाती थी जिसका नाम होता है बीटा कैरोटीन जीन, जिसका नाम होता है बीटा कैरोटीन जीन। अच्छा, इस जीन की खास बात क्या थी, ये प्रो विटामिन ए प्रोड्यूस करता है। क्या देता है भैया, प्रो विटामिन ए। अच्छा, ये क्या चीज है, ये मेन सोर्स है विटामिन ए का, मतलब हम लोगों को जितना भी विटामिन ए मिलता है, जिन भी खानों में प्रो विटामिन ए प्रेजेंट रहेगा, उस खाने को अगर हम खाएंगे तो हमें डायरेक्टली विटामिन ए मिल जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। साइंटिस्ट ने क्या किया, इसी बीटा कैरोटीन जीन को क्या किया,
सीधे जीन वाले टेक्निक के द्वारा इस जीन को इस फ्लावर से, इस प्लांट से निकाला और ले आके वहां का जो लोकल वाला राइस था, लोकल वाला चावल, उसी के अंदर डाल दिया, उसी के अंदर इंसर्ट कर दिया। अच्छा, जब इसका जीन इसके अंदर इंसर्ट कर दिया तो हुआ क्या? हुआ ये कि जब वो फसल तैयार हुई तो अगली बार क्या कंडीशन हुआ, उसमें जो अभी तक चावल आता था सफेद कलर का जो हम लोग खाते हैं, वो कलर बदल के उसका कलर हो गया गोल्डन, सोने वाला, सोनहला कलर हो गया उसका। इसीलिए तब से उस चावल को हम लोग कहते हैं गोल्डन राइस। तो क्वेश्चन आता है, गोल्डन राइस में जो जीन होता है बीटा कैरोटीन किस प्लांट से लिया गया था? डैफोडिल से। दूसरा चीज, विटामिन ए किससे मिलता है? प्रोविटामिन ए। तीसरा चीज, ये जो गोल्डन राइस है आपका भैया कैसे बदला था? तो जब इसको हमने इंसर्ट किया तो इसका कलर चेंज हो गया, उसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा हो गई। अब वहां वाले लोगों को ना दवा की जरूरत थी, ना सुई की जरूरत थी, सीधे खाते थे यही वाला चावल दबा के और पूरा इनके अंदर विटामिन ए की भरमार हो गई। ये हमारा गोल्डन राइस का कंसेप्ट बताया गया है। तो हुआ कैसे भैया? जीन से, जीन मैनिपुलेटिंग से, जो भी हमने आपको प्रिंसिपल में बताया था। अच्छा ठीक है, आप समझ गए। फिर देखिए, फिर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी वैसे ऊपर ऊपर पूछ लेता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा जो है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अच्छा कैसे है? ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेटर कैसे है? बेटर, बेटर, बेटर मतलब अच्छा होता है, बेटर कैसे है? हाउ? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है वेरिएशन, जबकि असेक्सुअल में होता है क्लोनिंग। कहने का मतलब क्या है? कोई एक अमीबा था, जब बड़ा हो गया तो उसने अपने ही बॉडी को काट के 2 बच्चे पैदा कर दिए। इसमें क्या हुआ? जो गुण इसमें था वही इसमें चला गया, लेकिन इसमें एक लड़का दूसरा रहेगा, एक लड़की दूसरी रहेगी। एक ही माँ के बच्चे नहीं रहेंगे, आपस में भाई बहन शादी नहीं करते हैं। लड़का जो है वो दूसरी लड़की को लाएगा, किसी दूसरी जगह से लाएगा, मतलब पेरेंट अलग रहेंगे। तो इसका 50% गुण इसके बच्चे में जाएगा, इसका 50% गुण इसके बच्चे में जाएगा। जाके क्या होगा? उस बच्चे के अंदर आ जाएगा वेरिएशन। तो ये भी इसका उत्तर हो जाएगा। जीन क्लोनिंग का मतलब क्या है? हमने एक लिया बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। क्या नाम है सर? ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या कंडीशन होता है? उसके बाद कंडीशन ये होता है कि इसमें एक तो इसका खुद डीएनए पाया जाता है, एक इसमें स्पेशल पाया जाता है सिस्टम, जिस सिस्टम को हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। अच्छा, ये प्लाज्मिड सब के अंदर नहीं होता है। प्लाज्मिड का काम क्या होता है आप लोग जानते हैं? प्लाज्मिड एक बहुत बेहतरीन सिस्टम है हमारे लिए। इसका काम ये होता है कि एक प्रकार से ये सेल्फ रेप्लिकेशन वाली मशीन है, सेल्फ रेप्लिकेशन कर देता है। किस चीज का? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का। मतलब अगर आप एक प्रकार का, ये आप लोग समझ सकते हैं क्रोमोसोम ही है, लेकिन जैसे फोटोकॉपी की मशीन नहीं होती वही काम करता है ये प्लाज्मिड। प्लाज्मिड मतलब फोटोकॉपी की मशीन। मतलब अगर मान लीजिए ये आपका प्लाज्मिड है और ये पूरा एक क्रोमोसोम का बंडल है, बंद कर दिया गया है, थोड़ी दूर इसको काट के अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा अपना एक कोई नया जीन डाल देंगे तो अब जब ये फोटोकॉपी करेगी तो जितना फोटोकॉपी करेगी उसमें हमारा भी जीन लेके चली जाएगी। यही हम लोग चाहते हैं कि हमें कोई एक ऐसा हथियार मिल जाए जिससे हमारा फोटोकॉपी हो जाए जीन का, तभी तो दूसरे के अंदर हमारे लक्षण पहुंचेंगे। तभी तो हमने पीछे देखा कि हमने जोक से ब्लड बैंक में काम कर लिया, लीच से, तभी हमने देखा एंटीबायोटिक में कैंसर सेल का यूज कर लिया, तभी हमने देखा गोल्डन राइस को हमने इंसर्ट कर दिया। तो काम यही होता है। अच्छा भैया, फिर क्या हुआ? फिर मान लीजिए कि इसमें हमें जो जीन लगाना है, अभी जो हमने आपको रेड कलर से दिखाया था, वो रहेगा कहां? कोई सेल, सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर इसका डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर इसका डीएनए। अगर इस डीएनए को हम बाहर निकाल लें, ये मान लीजिए हमारा क्रोमैटिन मटेरियल या डीएनए है, तो इसी डीएनए में कुछ दूर हमारा पर्सनल जिस जीन का हमें काम है वो वाला जीन हमारा जुड़ा रहेगा। इसका नाम है भैया, इसे हम लोग कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट।
मतलब हमें उस पूरे बंडल से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ हमारा जो काम करेगा, जो हमारा जरूरत का जीन है, उसे हम लोग कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस ई कोलाई बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं एक प्रकार से होस्ट, मतलब जिस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड पाया जाएगा उस बैक्टीरिया को हम लोग कहेंगे होस्ट, ठीक, जिससे हमें काम निकालना है। ये जो प्लाज्मिड है इसे हम लोग कहते हैं वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या है? कोई एक गाड़ी हो जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने ऊपर बैठाए और दूसरे जगह लेके चली जाए। भाई हम यही तो कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं, आपको गाड़ी का एग्जांपल हम भी समझाते हैं। देखिए अब हमें जरूरत पड़ेगी कैंची की। कैंची की काहे जरूरत पड़ेगी? ये हमारा पूरा डीएनए है, इसमें सिर्फ हमारा इतनी ही दूर तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा है, तो इसको हमें काट के निकालना भी तो पड़ेगा, तभी तो हमारा ये बाहर आएगा। तो हम लोग इसके लिए यूज करेंगे कैंची की। अच्छा, दूसरा चीज, ये हमारा प्लाज्मिड पूरा गोला बंद है। भाई ये पूरा गोल है ना, जो आपको नीला नीला दिख रहा है, तो ये जो पूरा गोल है, अगर हमें ये वाला जीन इसमें लगाना है तो थोड़ी दूर इसको भी काटने के लिए हमें कैंची की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही कैंची से काटेंगे। उस कैंची को हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक प्रकार का एंजाइम है जिसे हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर आपको याद करना हो तो कैंची ना याद करिए, आप लोग याद कर लीजिए आर से रेस्ट्रिक्शन, ई से एंजाइम। तो हम बच्चों को शॉर्ट में कहते हैं, हमारे पास आ गई हमारी आरी। इसी को हम लोग भैया मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर क्यों? क्योंकि हम मॉलिक्यूल लेवल पे काम कर रहे हैं ना, जो हमें दिख ही नहीं रहा है उस पे हम काम कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा काम होगा। देखिए होगा क्या, अब क्या करेगा, ये आपका जो यहाँ पे आपका ये प्लाज्मिड दिया गया है, इसको ये काट देगा थोड़ी दूर, ठीक, उतनी दूर काट दिया। ये आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ऊपर रेड कलर से लगा है, तो इसको हम रेड बना देते हैं, इसको हम ऐसे रेड कर देते हैं। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट निकल आया। अब इन दोनों को इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो जुड़ेगा कैसे जुड़ेगा आइए आपको बताते हैं कैसे जुड़ेगा। तो देखिए, इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ने के लिए हम लोग ले लेंगे एक अपना बीकर। इस बीकर में हम लोग लेके आएंगे और इसको क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड को ऐसे रखेंगे। ये वाला जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसके शेप को बदल के यक्स से हम लोग सीधा कर लेंगे ऐसे। ये हमारा आके जुड़ जाएगा। अच्छा, ये जो जुड़ गया, ये बना क्या भैया? ये बना क्या? ये कुछ नहीं बना है, ये बन गया हमारा एक नया चीज जिसे हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट। भाई दो चीज का कॉम्बिनेशन हुआ तो कॉम्बिनेंट। और कब बना? दोबारा बना। एक बार तो प्लाज्मिड है ही है, ये नया प्लाज्मिड बन गया। तो री मतलब दोबारा, कॉम्बिनेंट मतलब इन दोनों के सहयोग से एक हमने इसको जोड़ दिया, एक इसको जोड़ दिया, ये दोनों जुड़े तब दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, बन गया रिकॉम्बिनेंट। लेकिन इतना आसानी से नहीं जुड़ेगा। भाई जब देखो दोनों को काट दिए, जैसे आप कोई पन्ना काट दो तो उसको जब फिर से जोड़ोगे चिपकाना पड़ेगा, तो इसको चिपकाते हैं एक ग्लू से। चिपका दिए दोनों को, दोनों एंड पे एक ग्लू से। इस ग्लू का नाम क्या है? इस ग्लू का नाम है डीएनए लाइगेज। इसका नाम क्या है सर? डीएनए लाइगेज। इतना आप लोग अगर आज के लेक्चर में याद रख पाए तो याद रख लीजिएगा। बहुत शुद्ध भाषा में धीरे धीरे हमने समझाने की कोशिश किया है। और डीएनए लाइगेज को ही हम लोग मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे इतना हमने आपको इसमें क्या क्या पॉइंट समझाया, आप लोग हमको एक बार बताइए भैया। पहला हमने समझाया वेक्टर, प्लाज्मिड को वेक्टर कहते हैं। दूसरा, जिसके अंदर से प्लाज्मिड निकाले ई कोलाई बैक्टीरिया, उसे होस्ट कहेंगे। तीसरा, जो जीन हमने निकाला उसे जीन ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे। इन दोनों को मिला के हम एक कोई अपना नया रिकॉम्बिनेंट, मतलब किसी के अंदर कोई जीन अगर हमें डालना हो तो हम कैसे डालेंगे? तो हम डालेंगे कैसे? डालेंगे हम लोग कैसे? इसको थोड़ा सा काट देंगे, थोड़ा सा इसको काट दिए यहाँ पे, किसके मदद से? आरी के, ठीक। उसके बाद इसको लाके जोड़ दिया, बन गया रिकॉम्बिनेंट। अच्छा, अगर इसमें एक छोटा सा टॉपिक और देख लें हम यहीं पे, अब क्या होगा? अब जो हमारा ये रिकॉम्बिनेंट बना है, इसको हम इसी के अंदर से तो निकाले थे, इसी के अंदर दोबारा लाके फिर रख देंगे।
ये इसका खुद का हो गया जो यहाँ जेनेटिक मटेरियल है, और ये वाला जो हमने रिकॉम्बिनेंट बनाया है ये उसका हो गया। ये जो हमारा नया प्लाज्मिड अब बन के तैयार हो गया ये उसका हो गया। अच्छा, इसे फायदा क्या हुआ? अब कह रही है एनसीईआरटी, जितनी बार आपका ये जितने बच्चे देगा भविष्य में, जितने भी ये बच्चे देगा, जैसे ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, इन सब के अंदर अपना जो प्लाज्मिड है वो पड़ा रहेगा, इन सब के अंदर अपना वाला प्लाज्मिड पड़ा रहेगा। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ? यही तो हम चाहते थे कि हमारा जो जीन है वो इनके सब जनरेशन में चला जाए, फिर जब ये भी बच्चे देंगे तब इनके भी अंदर चला जाएगा। तो ये हमारा क्या काम हुआ? ये हमारा मेन हो गया। जिस जीन को हम चाहते थे वो हमने किसी जीव में डाल दिया। किसके द्वारा डाला? हमने बना दिया रिकॉम्बिनेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि इसको जनरेशन बाय जनरेशन कौन ट्रेवल करवाता है, इसकी लगातार मल्टीपल कॉपी कौन बनवाता है? तो आप लोग एक एंजाइम का नाम रखिएगा, इसका मल्टीपल कॉपी बनवाने वाला, उस एंजाइम का नाम है भैया डीएनए पॉलीमरेज। तो हमने कितने एंजाइम के बारे में पढ़ा? पहला हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो काटता था, आरी था। दूसरा जो जोड़ता था, डीएनए लाइगेज। तीसरा जो जनरेशन में इसको क्या फोटोकॉपी करता था, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे हम अपने पहले लेक्चर को करते हैं दाइंड। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाने में जो मजा है वो एक अलग मजा है, सारे चैप्टर का मजा दूसरा है, बायोटेक को पढ़ाने का मजा ही दूसरा है। आप लोग भी उम्मीद है मजा लेके पढ़े होंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।